प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण विषय सामंतवाद पर चर्चा करेंगे। सामंतवाद प्राचीन काल से भारत में चली आ रही एक व्यवस्था है जो गुप्त काल में आकर अपने चरम स्तर को प्राप्त करती है। लेकिन सामंतवाद शब्द का पहली बार प्रयोग हर्षचरित्र के बाणभट्ट में हर्षवर्धन के समय आता है। सामंतवाद मूलतः एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी। यह भूमि वितरण के आधार पर निर्मित हुई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्ग रक्षा और सेवा आधारित संबंधों से परस्पर बंधे हुए थे। इस व्यवस्था का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा भूमि अनुदानों के आधार पर गठित था, जबकि आर्थिक ढांचा कृषि दासत्व प्रथा पर आधारित था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान भूमि से बंधा था, जबकि भूमि के मालिक वे जमींदार थे जो काश्तकारों और राजा के बीच कड़ी का कार्य करते थे। अर्थात सामंत राजा और प्रजा के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता था और जिसको उसकी सेवा के बदले में भूमि अनुदान दिया जाता था। इस व्यवस्था का आधार अर्थात सामंतवादी व्यवस्था का आधार आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। इसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाता था। यह व्यवस्था गुप्तोत्तर काल से लेकर दिल्ली सल्तनत के पूर्व काल तक भारतीय सामाजिक व आर्थिक जीवन को प्रभावित करती रही। यद्यपि इस व्यवस्था की आलोचना अनेक विद्वानों ने किया है। इस व्यवस्था की आलोचना यूरोपीय सामंतवाद से जोड़ करके की जाती है, परंतु प्रत्येक व्यवस्था की अपनी कुछ कम अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयां होती हैं। वही व्यवस्था भारतीय सामंतवाद पर भी लागू होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना जरूरी है कि भारतीय सामंतवाद और यूरोपीय सामंतवाद में बहुत अंतर था। भारतीय सामंतवाद अर्थात सामंत और प्रजा के बीच जो संबंध था वह मानवीयता के आधार पर निर्धारित था, जबकि यूरोपीय सामंतवाद का जो दृष्टिकोण था या जो स्वरूप था वह कहीं न कहीं सामान्य जन के शोषण पर पूरी तरीके से निर्भर था। भारतीय सामंतवाद में अनेक प्रकार के प्रजा को अधिकार मिले हुए थे, लेकिन यूरोपीय सामंतवाद में इसकी कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वस्तुतः इस व्यवस्था का विकास तात्कालिक आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए हुआ था। इसने कृषि एवं आर्थिक क्षेत्र को प्रारंभिक लाभ भी दिए, परंतु कालांतर में अनुदानों को वंशानुगत करने, राजा का सामंतों पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाना, भूमि अनुदानों को वंशानुगत कर देना, अर्थव्यवस्था में सामंतों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाना, अधीनस्थ सामंतों की नियुक्ति तथा भौतिकवादी जीवन की ओर झुकाव जैसे तत्वों ने उसे महत्वहीन बना दिया। इससे साम्राज्यों के विघटन को बल मिला। स्थानीय स्तर पर सत्ता के अनेक प्रबल दावेदार उत्पन्न हुए जो केंद्रीय सत्ता
को लगातार चुनौती देते रहे और राज्य के विघटन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामंतों की पिरामिड नुमा श्रेणी क्रम से किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। इससे सामाजिक आर्थिक असमानता को बल मिला। अर्थात यह कहा जा सकता है कि सामंतवाद ने जहाँ एक तरफ राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपना सहयोग दिया, वहीं राज्य के विघटन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई क्योंकि किसानों पर कर का भार अधिक हो जाता था। किसानों को, सामंतों को अनेक प्रकार के अतिरिक्त कर देने पड़ते थे और लास्ट में किसानों के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए खाने के लिए बचता था। अतः यह कहा जा सकता है कि सामंतवाद या सामंतवादी व्यवस्था तभी तक राज्य के लिए सहयोगी के रूप में कार्य करती रही जब तक कि राजा खुद शक्तिशाली था, और जैसे ही राजा कमजोर होता था वैसे ही सामंतों ने राज्य के विघटित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थैंक यू।